हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई 2020 का फिंगर प्रॉब्लम्स है। अब पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन द योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर विद द लेफ्ट एंड एट 0 सेंटीमीटर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अलग से नोट कर लूँ। फर्स्ट जो तुम्हें नोट करना है वो मीटर स्केल है, ये नोट करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, लेफ्ट एंड 0 पे है, राइट एंड 90 पे है। इस तरीके से ये 0 पे है और ये है 90 पे। ये पूरा 1 मीटर है, इधर से 90, इधर से 10 सेंटीमीटर दूर है, इधर से 90 ऐसे। इसके बाद क्या कह रहा है, वेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली टुवर्ड द सेंटर। जब दोनों फिंगर को आप सेंटर की तरफ मूव कराते हो। अच्छा, दोनों को मूव कराओ या किसी एक को मूव कराओ। देखो मैं इस वाले को मूव करा रहा हूँ, देख लो लेफ्ट साइड का मूव करना शुरू कर दिया। पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा ना वो यहाँ के फ्रिक्शन से कम होगा। इसीलिए जब तुम ऐसे प्रेस कर रहे हो ना तो स्लाइडिंग यहाँ पे शुरू हो रही है। इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लिप, लेफ्ट वाला फिंगर स्लिप करता है with respect to the scale and right finger does not, right finger स्लिप नहीं करता। आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप, कुछ समय के बाद लेफ्ट फिंगर स्टॉप हो जाता है और राइट फिंगर मूव करना शुरू कर देता है। हाँ अभी ऑन किया हूँ। देन द राइट फिंगर स्टॉप एट अ डिस्टेंस x off from the center of the scale, left one start slipping again. This happened because of the difference in the friction force on the two fingers. Okay, if the coefficient of static and dynamic friction between the fingers and scale are 0.4 and 0.32 respectively, the value of xr is। तो अटेम्प्ट देखो ना, अटेम्प्ट कितने बार हुआ। पहला अटेम्प्ट ऐसे था, पहला अटेम्प्ट ऐसे था, ये पूरा दूरी 90, मूव करना शुरू किया ऐसे, कुछ दूरी मूव किया, उसके मूव करना शुरू किया, ये मूव नहीं कर रहा था, फिर ये मूव करना शुरू किया, फिर जब सेंटर से एक्सआर दूरी पे आ गया तो फिर ये मूव करना शुरू कर दिया। पूछा एक्सआर की वैल्यू बताओ। अटेम्प्ट रिपीट कर रहा हूं, देखो कैसे है, ऐसे है, अब मूव कर रहा है आगे। अब ये दूरी, कुछ दूरी हुआ आया, उसके बाद ये मूव करना शुरू किया ऐसे, फिर जब ये सेंटर से एक्सआर दूरी पर आ गया तो ये मूव शुरू हो गया। तो पूछा एक्सआर की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो चलो हम एक बार फिर इस क्वेश्चन पाएंगे। तो इसके लिए हम उस डायग्राम को बना लें इस तरीके से। पहले ये फिंगर यहां पे था और ये फिंगर यहां पे था, ठीक है, और सेंटर ये है, एम0 डाउनवर्ड दिखा दो। ये दूरी कितनी थी, 40, इसलिए क्योंकि इस एंड से 90 पे है ना, ये 0 पे पड़ा हुआ था फिंगर, इस एंड से 90 मतलब ये 50 की दूरी है। अब क्या हुआ, अब मोशन शुरू हुआ। जब तुम इसको, अब जब ऐसे प्रेस कर रहे हो ना तो स्लाइडिंग यहां पे हो रहा। इतना तो कंफर्म ही बताओ, जब स्लाइडिंग यहां पे होगी तो यहां फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक। ये कैसे कर सकते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा, ये कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यहां पे होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां पे होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और उन्होंने काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया गया 0.32 और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.4। तो मैं ये कह रहा था कि जब तुमने इस फिंगर को ऐसे बढ़ाना शुरू किया तो यहां स्लिपिंग हो रही है पहले, तो यहां का फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, बट वो लिमिटिंग होगा, ये कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। ओके, फिर क्या होगा, जब ये इधर भागना शुरू करेगा तो फिर एक ऐसा स्टेंट आएगा जब ये स्लाइडिंग शुरू करेगा। तो ऐसा क्या हो रहा था जरा देखना। तो एक बार फिर हम इस डायग्राम को बना रहे हैं, 1 सेकेंड। देखना, ये मूव करना शुरू किया, मान लो सेंटर से एक्स दूरी पे है, ये जो फिंगर है ये सेंटर से, सेंटर ऑफ मास की जो लाइन है उससे x1 दूरी पे है। तो ये तो अभी भी 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है, क्योंकि अभी ये फिंगर मूव करना नहीं शुरू किया है, यही फिंगर मूव करना शुरू किया इधर। तो जब ये x1 दूरी पे हो रहा तब ये मूव करना शुरू करेगा यहाँ पे, अब तब ये रुक जाएगा। तो समझते ना क्या हुआ, मुझे ये बताओ,
शुरू में t बराबर 0 पे एक कंडीशन में लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे जब ऐसे खींच रहे हो ना तो इस वाले इसके ऊपर यहाँ फ्रिक्शन इधर काम करेगा। इट मान लो F2 है और यहाँ फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा। देख सकते हो कैसे भैया, तुम प्रेस इसको ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो इसको तुम इधर प्रेस कर रहे हो तो ये इस वाले को आगे प्रेस करेगा, हाथ इससे फ्रिक्शन इधर लगाएगा। ठीक है। अच्छा, शुरू में ये F2 का नेचर होगा t बराबर 0 पे। F2 का नेचर क्या होगा? स्टैटिक। स्टैटिक। F1 का नेचर क्या होगा? कैनेटिक। सॉरी, कैनेटिक लिख रहा हूं, कैनेटिक नेचर होगा F के। ये बताओ, अब जब ये फिंगर इधर जाने लगेगा तो यहाँ पे जो तुम नॉर्मल डायरेक्शन बनाओगे, लेट्स दिस इज N1 और यहाँ का नॉर्मल डायरेक्शन एज्यूम करो N2 है, तो जब ये फिंगर इधर जाने रहेगा, जितना सेंटर ऑफ मास के पास जाते हो ना, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू उतनी क्या होगी? इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। ये एक्सपेरिमेंट में देख सकते हो, सेंटर के जितना पास जाओगे ना उतना ही तुम्हारे ऊपर लोड प्रेशर ज्यादा आता है, उतना ही तुम्हारे ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है, तो फिर वहां पे एन इंक्रीज करेगा। तो जितना ही तुम इसके पास जाओगे N1 इंक्रीज करेगा। और यहाँ का जो कैंटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू के इंटू N1। मुझे बताओ, जैसे से ये फिंगर इसके पास जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास के पास जाएगा, वैसे वैसे N1 इंक्रीज करेगा। N1 इंक्रीज करेगा तो म्यू1 कांस्टेंट है, F के इंक्रीज करेगा तो यहाँ का फ्रिक्शन बढ़ने लगेगा। और एक और बात, इस पूरे रॉड पे N1 प्लस N2 का जो सम होगा वो mg के बराबर होगा हमेशा। N1 प्लस N2 बराबर mg। तो जब इधर जा रहे हो N1 इंक्रीज कर रहा है तो N2 क्या करेगा? डिक्रीज। जब N1 इंक्रीज करेगा N2 डिक्रीज करेगा। जब यहाँ पे N2 डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे स्टैटिक की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, लिमिटिंग वैल्यू डिक्रीज करेगी, दैट इज μs इंटू N2। N2 डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ जब ये इधर जा रहा है तो N1 इंक्रीज करेगा, सेंटर के पास जाता है ना तो N1 इंक्रीज करता है तो N2 डिक्रीज करेगी। N2 डिक्रीज करेगी तो ये लिमिटिंग वैल्यू इंक्रीज करेगी, लिमिटिंग वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखो ओके। अच्छा, t बराबर 0 पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फ्रिक्शन क्या होगा? दिस इज स्टैटिक, इट इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग से कम रहेगा। लेकिन जैसे से फिंगर इधर जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वैल्यू घटेगी, स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू घटेगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जैसे से ये फिंगर इधर जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये F2 अपने लिमिटिंग को अटेंड कर लेगा, अपनी लिमिटिंग को अटेंड कर लेगा, लिमिटिंग को अटेंड कर लेगा, कि N1 घट N2 घट रहा है और ये फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये लिमिटिंग अटेंड कर लेगा। तो ये बताओ मुझे, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये लिमिटिंग अटेंड करेगा, उस वक्त एक कुछ सर्टेन दूरी पर चला गया, मान लो दूरी x1 है, मैंने इसको लिख लिया N3, इसको लिख लिया N4, कि चेंज हो गया ना, N1 N2 की वैल्यू इस स्टेट में बदल गई। ठीक है, ये कंडीशन है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा ये अपनी लिमिटिंग को अटेंड कर लेगा, लिमिटिंग μs इंटू N2 को अटेंड करेगा। और यहाँ का जो फ्रिक्शन है ये अभी भी कैनेटिक नेचर का है, जो कि इधर है, दैट इज म्यू के इंटू N1। ठीक है, तो मुझे बताओ, जिस वक्त यहाँ पे स्लाइडिंग शुरू होने वाली होगी उस वक्त क्या ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा? हाँ, क्योंकि वेरी वेरी स्लोली मोशन है, स्लोली मोशन तो सेंटर ऑफ मास के सेक्शन हमेशा जीरो रहेगा। तो जिस वक्त ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा उस समय पे यहाँ पे स्लाइडिंग शुरू होगी, इसलिए क्योंकि अगर ये स्लाइडिंग नहीं शुरू किया और यही स्लाइडिंग शुरू करता तो ये वैल्यू इंक्रीज कर जाती, इससे इंक्रीज कर जाती, तो पूरा रॉड इधर शिफ्ट कर देता, इधर शिफ्ट कर देता। स्लोली मोशन है तो स्लोली मोशन में क्या होगा कि जब ये इधर जाएगा तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, यहाँ का फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहा है, अगर यहाँ का फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसके बीच में इसको खत्म करेगा, रिलेटिव मोशन खत्म करेगा, और यहाँ का फ्रिक्शन डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन खत्म हो गया, यहाँ पे स्लिपिंग शुरू होगी। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जस्ट बिफोर स्लीपिंग, यहाँ पे जस्ट बिफोर स्लीपिंग की बात कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर स्लीपिंग, यहाँ पे स्लीपिंग के जस्ट पहले यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा और यहाँ पे कैनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। और चूंकि स्लो मोशन है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, देखो अब स्लो मोशन का ही मेंशन है, स्लोली टुवर्ड द सेंटर, ये मेंशन है। तो क्या लिखोगे? दिस फोर्स इज बैलेंस बाय दिस वन। अब म्यू के किसके बराबर है? तो 0.32, म्यू एस किसके बराबर? 0.4, प्लेस करो,
0.32 N3 इक्वल्स टू 0.4 N4। इससे N4 की वैल्यू आ जाएगी 4/32 0.8 N3 आएगी, ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे, N1 प्लस N2 बराबर mg है ना, N1 प्लस M2 बराबर mg है, तो इसको N4 को उठा के तो अच्छा यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम बैलेंस करो, N3 प्लस N4 बराबर mg आएगा, N4 उठा के यहाँ पर रख दो 0.8, तो N3 क्या आएगा mg अपान 1.8 आएगा। तो N4 कितना आएगा N4, तो इसको उठा के यहाँ पर रख दो, तो 0.8 mg अपान 1.8 आएगा। अब सेंटर ऑफ मास को टॉर्क बैलेंस कर दो, तो N3 इंटू एक्स, और ये वाला N4 इसको बैलेंस करोगे तो N4 इंटू 0.4, तो N3 किसके बराबर, ये तो रख दो यहाँ पे mg अपान 1.8, x1 इज बैलेंस बाई N4 कितना है 0.8 mg अपान 1.8, तो सबके हट के x1 की वैल्यू क्या आ गई 8 चौके 32 0.32 आ गई। इसका मतलब जिस वक्त लेफ्ट वाला फिंगर सेंटर से 0.32 दूरी पे आएगा उस वक्त यहाँ का राइट फिंगर मोशन करना शुरू करेगा। जब यहाँ पे मोशन करना शुरू करेगा तो N4 इंक्रीज करेगा, N3 डिक्रीज करेगा, तो जब N3 डिक्रीज करेगा तो यहाँ का फ्रिक्शन जो पहले काइनेटिक नेचर का था वो तुरंत स्टैटिक में कन्वर्ट होगा और अपना म्यूस देना शुरू करेगा, क्योंकि स्लिपिंग यहाँ पे स्टॉप हो गई ना, यहाँ पे स्लिपिंग स्टॉप हो गई, तो फ्रिक्शन सीधे स्टैटिक आएगा और स्लिपिंग यहाँ पे शुरू हो रहा है। एक बार बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुम सोचो क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यू के N1 है, यहाँ पे म्यू यस N2, दोनों इक्वेट कर रहे हैं, और जैसे ही इसको हल्का शिफ्ट करने की कोशिश करोगे ये वाला घटेगा फ्रिक्शन, यहाँ का फ्रिक्शन घटेगा क्योंकि ये बढ़ेगा, तो यहाँ पे स्लिपिंग तुरंत शुरू हो जाएगी, और जैसे स्लिपिंग शुरू हुई यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा कैंटिक फ्रिक्शन शुरू हुई, वो म्यू एस N2 से एक ही बार ड्रॉप कर गया, और यहाँ का म्यू एस N1 अभी भी अप्रोक्सीमेट, लेकिन जब ये ड्रॉप करेगा ना, यहाँ का म्यू एस N2 जब यहाँ से सीधे ड्रॉप करके कैंटिक पे जाएगा उस वक्त यहाँ का फ्रिक्शन अचानक से स्टैटिक पकड़ लेगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग से कम होगा, समझ लो तो समझ सकते हो, समझ लो यहाँ का जो फ्रिक्शन आएगा वो अपने लिमिटिंग से कम आएगा, क्योंकि म्यू के N1 है ना, इट इज लेस देन म्यू एस N1, यहाँ के म्यू एस N1 से कम आएगा, तो यहाँ का तो फ्रिक्शन आफ्टर की बात कर रहा हूँ, आफ्टर यहाँ का फ्रिक्शन कैंटिक हो गया, अब कैंटिक हो गया तो दिस इज ग्रेटर देन म्यू के N2, तो क्या होगा, अब यहाँ का फ्रिक्शन, यहाँ पे स्लिपिंग बंद हुई तो यहाँ का स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया और अपनी लिमिटिंग से कम आएगा, और जस्ट इसी के बराबर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जस्ट इसी के बराबर होगा, और यहाँ का फ्रिक्शन सीधे कैंटिक हो जाएगा, कैनेटिक, और वो अचानक से डिक्रीज करेगा, अचानक, और ये डिक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पे स्लिपिंग शुरू होगा तो फ्रिक्शन अचानक से घटेगा, और यहाँ पे स्लिपिंग बंद होगा तो यहाँ का फ्रिक्शन भी इसको अटेंड करेगा ना, मतलब यहाँ जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूँ, जस्ट आफ्टर यहाँ का फ्रिक्शन ये स्टैटिक आएगा, लेकिन वो स्टैटिक इस काइनेटिक को बैलेंस करेगा, और यहाँ का स्टैटिक इस लिमिटिंग वैल्यू से कम रहेगा। अब क्या होगा, अभी फ्रिक्शन घट गया और यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा लिमिटिंग, तो अब जब भगाओगे तो कौन भागेगा, ये भागेगा ना, कि ये भागेगा, ऑफ कोर्स ये भागेगा इधर, अब भागना शुरू किया, फिर जब ये इधर भागेगा तो एक ऐसा टाइम आता है जब ये दूरी XR हो जाता है तो ये स्लिपिंग शुरू होती है, तब फिर क्या हो रहा होगा, जब ये इधर जाएगा तो N4 घटेगा, तो यहाँ का स्लिपिंग जो चल रही थी, स्लिपिंग उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन चल रहा है ना, मतलब ये चल रहा है, और यहाँ पे स्टैटिक चल रहा होगा, स्टैटिक, तो यहाँ पे स्टैटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लिखेंगे, और वो ये कंडीशन होल्ड करेगा। अब क्या होगा, जब ये फिंगर इधर जाएगा अब N4 बढ़ेगा, N4 बढ़ेगा, तो फिर यहाँ का काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ने लगेगा, तो यहाँ का फ्रिक्शन अपने स्टैटिक तक पहुंचने लगेगा, और जैसे अपना स्टैटिक फ्रिक्शन अटेंड करेगा, मैक्सिमम लिमिटिंग अटेंड करेगा, और तब ये हल्का से बढ़ाओगे तो स्लिप यहाँ शुरू हो जाएगा, उस वक्त ये दूरी क्या है XR, ठीक है। तो अब हम जस्ट बिफोर इसकी स्लिपिंग की बात करेंगे, जस्ट बिफोर इसकी स्लिपिंग की, देखो जस्ट बिफोर इसकी स्लिपिंग की बात करने जा रहा हूं, जस्ट बिफोर लेफ्ट स्लिपिंग, ये सेंटर ऑफ मास है mg,
और ये वाला XR दूरी पे उन्होंने दे रखा है। लेट दिस इज N7 और ये N8 हो जाता है, और ये तो अभी भी क्या है 0.32 हो जाता है। अब मुझे बताओ, यहाँ का फ्रिक्शन स्लिपिंग होने के, ये स्लिप कर रहा था ना लगातार, ये तो रुका हुआ था, इधर रुका हुआ था, और ये स्लिप करते हुए ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे तो अभी भी किनेटिक फ्रिक्शन अटेंड करेगा, एंड दैट इज म्यू के 0.32 N4। और यहाँ का फ्रिक्शन अपने स्टैटिक की लिमिट अटेंड कर लेगा, तभी जाके इस XR पे ये यहाँ का स्लिपिंग शुरू होगा। तो जस्ट बिफोर है ध्यान, बिफोर, इसको लिखोगे 0.4 N8। अब मोशन स्लोली है, फोर्स बैलेंस कर दो, तो 0.4 N8 32 N4, तो यहाँ से N8 की वैल्यू आ गई 0.8 N4, नहीं N7 है ना, N7 आ गया। और दूसरा वाई भी फोर्स बैलेंस कर दो, तो N8 प्लस N7 इक्वल टू mg, तो N8 यहाँ पर रख दो, इससे N7 क्या आ गया, अगेन mg अपान 1.8, N7 उठा के यहाँ पर रखो, तो N8 कितना आ गया 0.8 mg अपान 1/8 बन गया। अब टॉर्क बैलेंस करो इसके अबाउट, तो N8 इंटू 0.32 सेंटर ऑफ मास के अबाउट N7 इंटू XR, N8 की वैल्यू प्लेस कर दो 0.8 mg अपान 1.8 0.32, N7 की वैल्यू प्लेस करो mg 1/8 XR, mg 1/8 कट गया, XR की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 8 दूनी 16 और 8 3 के 24 1 25 डेसिमल इतना, दिस इज 0.256 मीटर, मीटर को मतलब सेंटीमीटर कितना आएगा 25.6 सेंटीमीटर। इज आंसर। बात समझ में आई मैंने कैसे एक्सप्लेन किया? ओके, थैंक यू।